नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं और आपके पसंदीदा शो भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जहां 19 साल की लड़की की मौत के मामले में पूर्व मंत्री के बेटे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व मंत्री का ऋषिकेश में रिजॉर्ट है और लड़की वहीं काम करती थी। फिलहाल पुलिस को लड़की की लाश नहीं मिली है, लेकिन 18 सितंबर से गायब लड़की की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या कर आरोपियों ने शव नहर में फेंका है और इसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां तोड़फोड़ कर दी है। रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़की की हत्या के बावजूद उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। रिजॉर्ट में तोड़फोड़, रोड पर हंगामा, थाने के बाहर बवाल। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। राज्य मंत्री के बेटे को बोलिए, यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे बात करेंगी। जनता ने उनको चुना है, यहाँ की बेटियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां 19 साल की लड़की की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जिस लड़की की हत्या हुई वो यहाँ के वनंतरा नाम के रिजॉर्ट में काम करती थी। 18 सितंबर से लड़की लापता थी, जिसके बाद घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो मामला हत्या तक पहुंचा और आरोप रिजॉर्ट के मालिक पर लगा। पुलकित, सौरभ और अंकित नाम के 3 आरोपी पकड़े गए हैं। जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की, तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। दोपहर को पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी, तब महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपियों को सौंपने की मांग करने लगी। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर महिलाओं को शांत कराया। रिजॉर्ट का मालिक आरोपी पुलकित राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। मुख्यमंत्री ने न्याय दिलाने की बात कही है। दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। आरोपियों की निशानदेही के बाद एसडीआरएफ की टीम उस नहर की पड़ताल कर रही है जिसमें हत्या कर शव फेंके जाने की बात कही गई है। इस मामले में एक नया खुलासा ये हुआ है कि कल रात पूर्व मंत्री विनोद आर्य ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने गए थे। विनोद गए थे चुपके से, लेकिन पत्रकारों की नजर पड़ गई। बाद में उन्होंने अपने आरोपी बेटे पुलकित को निर्दोष बताया और यहां तक कहा कि दोषी हुआ तो सजा। 5 दिनों से गायब है लड़की, मिसिंग है। उनके फादर लगातार कंप्लेंट के लिए बाहर भी घूम रहे हैं। तो आपको क्या कुछ लग रहा है? अभी तक आपके अपने बेटे से बात हुई होगी क्योंकि आपके खुद के रिजॉर्ट का ये मामला है, क्या कुछ लग रहा है? बेटे से बात हुई है, वो लोग भी ढूंढने के लिए लगे हुए हैं। कहाँ नंबर है, किन किन पर बात हुई है, सब लोग काम उसके लिए लगे हुए हैं कि भाई बेटी मिल जा। मैं भी बेटी वाला हूँ, मेरी भी बेटी है और हम भी चाहते हैं कि भाई किसी के साथ भी अन्याय न हो। लेकिन स्टाफ ने खुद एक चीज है कि आप दिन भर नहीं आए और रात के समय थाना लक्ष्मण झूला में आ रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छुट्टी छुपाते आ रहे हैं। नहीं, हमें तो मैं तो वैसे ही आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया है। दिन रात को आप दिन में भी आ सकते थे। नहीं, दिन में कब आते हैं? दिन 2 भर बजे के बाद तो यहाँ से जानकारी हुई हमको कि भाई हमारी वो हमने यहाँ से ट्रांसफर कराई कि भाई हमारी जो वो जांच है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गई है। हाँ, हमको आप 10 बार बुलाओ, 10 बार आएंगे? नहीं, जो अभी तक जो हमें साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से आपके बालक ने उसके साथ बदतमीजी की। बहुत नहीं, गलत बात है ये। अगर ये साक्ष्य मिले हैं और बालक मेरा अपराधी है तो जो भी उसके लिए सजा होगी उसको दो। उत्तराखंड की इस घिनौनी घटना का जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। अब बात दिल्ली एनसीआर की, जहां बारिश ने बुरा हाल कर दिया है।
कल गुरुग्राम डूब गया तो आज भी बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भर गया। अभी 2 दिन तक ऐसा ही माहौल रहने का उम्मीद है। सड़कें डूबी, बाइक डूबी, कार डूबी, गाड़ियां डूबी, पूरा का पूरा इलाका डूब गया। गुरुवार शाम को जब ये तस्वीरें पहली बार सामने आई तो लगा ही नहीं कि ये दिल्ली से सटे देश के हाईटेक सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। भारी बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई इलाके डूब गए तो दिल्ली एनसीआर की कई सड़कों पर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम के जिस नरसिंहपुर रोड पर पानी भरा, वहां रात भर गाड़ियां इसी तरह रेंगती हुई नजर आई। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम के नरसिंहपुर इलाके की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुरुवार की है जिसमें दोनों सड़कें पानी में डूबी हैं। दूसरी तस्वीर आज की है जहां एक तरफ से तो पानी निकल चुका है लेकिन दूसरी तरफ अब भी पानी भरा है और लोग इसी पानी से आना जाना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बारिश को जो है वो ऊपर वाले का वरदान समझा जाता है, लेकिन अब ये बारिश जो है वो गुरुग्राम निवासी जो नरसिंहपुर के निवासी हैं उनके लिए जहमत यानी परेशानी बनती हुई जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में कि कल सुबह से जो बारिश शुरू हुई और रात होते होते इस साइबर सिटी गुरुग्राम का सूरत हाल जो है वो आप इस वक्त एबीपी न्यूज़ की स्क्रीन पे देख सकते हैं। कल इस सड़क पर बारिश ने लोगों का जो बुरा हाल किया उसकी निशानी आज भी मौजूद है। इस कार को देखिए कैसे कार पानी में फंसी हुई दिख रही है। इस रोड पर कल 5 किलोमीटर से लंबा जाम लगा था। रात से ही पानी को निकालने के लिए नगर निगम की टीम जुटी हुई है। नगर निगम के 5 पंप और NHAI के जो 4 पंप जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। NHAI के भी पंप ऑपरेटर हैं। कहाँ जाएगा ये पानी निकाल करके? ये जो है ना खानसा ड्रेन में जाएगा, मेन हॉल में जो मेन बड़ा ड्रेन है उसके अंदर में जा रहा है खानसा वाले में। और ये अगल बगल के जितने भी गांव है वहाँ से जहाँ जहाँ पानी यहीं आ रही है, जितनी टोटल गांव का है कंपनी का पानी जितनी है ये सारी यहीं आ रही है पानी। उसके बाद यहाँ से पानी खींच के आगे डाला जा रहा है, वो जा रहा है खानसा के ड्रेन में। रात से लेकर अब भी कई इलाकों में रुक रुक कर हो रही बारिश जारी है और हाल ये है कि आज भी दिल्ली एनसीआर के शहरों में जगह जगह पानी भरा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा समेत एनसीआर के कई शहरों की तस्वीरें हैं और मौसम विभाग की माने तो बारिश का ये अनुमान सोमवार तक का है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 28 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रह सकता है। बारिश का अनुमान रविवार को भी है और तापमान कमोबेश शनिवार वाला ही रहने का अनुमान है। सोमवार को भी हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि सोमवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री रहने का अनुमान है। ये पूरा टिका हुआ है जो उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, ये जो है ना सिस्टम, यही सिस्टम ही रेन इतना लंबा पीरियड तक रख रहा है और अगले 2 दिन भी रहेगा। आज और 24 तारीख रहेगा, 25 शाम तक रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी अभी कम होगा। और दिल्ली का जो एनसीआर है वो मॉडरेट रेन रहेगा, ऐसे लाइट स्पेल रहेगा, लेकिन कल शायद बढ़ सकता है। लेकिन होल एक्टिविटी जो है, होल स्पेल जो है वो 25 तक रहेगा क्योंकि पूरा सिस्टम टिका हुआ है और इंटरेक्शन है। 19 सितंबर को ही मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून अब लौट रहा है। माना जा रहा है कि लौटता मानसून ही
दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर बरपा रहा है। जुलाई के जल तांडव के बाद अब सितंबर में बारिश का सितम कई राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अब मुंबई चलते हैं और शिवाजी पार्क की बात कर लेते हैं। शिवाजी पार्क की लड़ाई उद्धव ठाकरे ने जीत ली है। हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला दिया है। दशहरे के मौके पर ठाकरे परिवार यहां रैली करता है। इस साल बीएमसी ने इजाजत नहीं दी थी, लेकिन कोर्ट ने ठाकरे परिवार को दशहरा रैली की इजाजत दे दी है। शिवाजी पार्क क्यों उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है, इस पर स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई शहर के बीचों बीच बसा है शिवाजी पार्क। अपने भीतर सैकड़ों यादों को समेटे शिवाजी पार्क महाराष्ट्र की सत्ता, सियासत और समाज के बदलते रंग रूप का गवाह रहा है। और आज यही शिवाजी पार्क का मैदान महाराष्ट्र की राजनीति में संघर्ष का केंद्र बन चुका है। ही भावना या पद्धतीत जर उद्या पुढे छापली गेली तर तुम्ही ते सहन कराल का? वैसे तो शिवाजी पार्क की अपनी राजनीतिक और सामाजिक अहमियत रही, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस पार्क की पहचान बनी बाला साहेब ठाकरे की दशहरा पर होने वाली रैली से। आणि मग इतर सगळ्या गोष्टी म्हणजे कधी जात आहेत त्यापेक्षा दुसरा विषय नाही। ठाकरे परिवार और उनके समर्थकों के लिए शिवाजी पार्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ठाकरे परिवार को चाहने वाले शिव सैनिक इस जगह को शिव तीर्थ मानते हैं। दरअसल जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी का गठन किया था, तब से लेकर हर साल इसी शिवाजी पार्क पर दशहरे के दिन रैली को आयोजित करने की एक परंपरा सी शुरू हो गई। शिवाजी पार्क को पहले माहिम पार्क के नाम से जाना जाता था। 10 मई 1927 को इसका नाम शिवाजी पार्क रखा गया। 1966 में इस मैदान में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई। (1966) में जब बाला साहेब ने शिवसेना का गठन किया, तब से लगातार वो हर साल दशहरा के मौके पर रात को यहाँ रैली संबोधित करते रहे हैं। रैली में हजारों की संख्या में शिव सैनिक जुटते और बाला साहेब अपने आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखते थे। त्यांना जर पेन्शन द्यायचं झालंच तर किती आकडा येईल असा फतवा त्यांनी चॅरिटी कमिशनरकडे पाठवलेला आहे। इसी मैदान में दशहरा रैली के मंच पर बाल ठाकरे ने अपने पोते आदित्य को 2010 में लॉन्च किया था। तब बाला साहेब ने आदित्य को तलवार भेंट करते हुए शिव सैनिकों से आदित्य की देखभाल करने का आग्रह किया था। बाला साहेब के निधन के बाद उद्धव ठाकरे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उद्धव का अंदाज भले ही बाला साहेब की तरह आक्रामक नहीं दिखता, लेकिन उन्हें सुनने राज्य भर से समर्थक पहुंचते थे। ही जी काही आपली परंपरा आहे ती या वर्षी जरा थोडी आचारसंहितेमुळे या वर्षापुरती बाजूला ठेवली। कोरोना की वजह से 2 साल तक यहाँ दशहरा रैली का आयोजन नहीं हुआ था। ठाकरे परिवार से जुड़े शिव सैनिकों का इस मैदान से भावनात्मक जुड़ाव का रिश्ता आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं। 2012 में बाला साहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार इसी पार्क में हुआ। अब उनका स्मारक पार्क के पश्चिमी हिस्से में है, जबकि पार्क के पूर्वी हिस्से में उनकी दिवंगत पत्नी मीना ताई ठाकरे की एक प्रतिमा स्थापित है, जिन्हें शिव सैनिक मां साहेब कहते हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो इसी मैदान में उन्होंने शपथ ली थी। लेकिन पिछले दिनों एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। लड़ाई असली और नकली शिवसेना की है और उसी लड़ाई का असर
अब इस शिवाजी पार्क के मैदान पर है। जब से शिवसेना में बगावत हुई है, उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। पहले सत्ता चली गई, उसके बाद विधायक और फिर सांसद भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। इतना ही नहीं, कई महानगर पालिकाओं के नगर सेवक भी एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पे झटके लग रहे थे, लेकिन बगावत के बाद ये पहला मौका है जब उद्धव ठाकरे को नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली की इजाजत दी है और वो दशहरा रैली हर साल की तरह दादर के शिवाजी पार्क में होगी। असली और नकली शिवसेना के बीच लड़ाई विरासत पे कब्जे की है और इसमें पहली बार उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी जीत मिली। चलिए बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सीमांचल दौरे पर हैं। आज उन्होंने पूर्णिया में रैली की। कल किशनगंज में वो शक्ति पूजा से विजय साधना की शुरुआत करेंगे। 120 साल पुराना ये मंदिर और उससे भी गहरी आस्था। मान्यता है कि मां के दर पर जो कोई मन्नत लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। उम्मीदों का ये मंदिर स्थित है बिहार के किशनगंज में, जो बूढ़ी काली मंदिर के नाम से मशहूर है। और जब गृह मंत्री अमित शाह इस बूढ़ी काली मंदिर में पहुंचेंगे तो उनकी प्रार्थना में बिहार में फिर कमल खिलाने की मनोकामना भी जरूर होगी। हम मंदिर में आपको ले चलेंगे और यहाँ पे देखिए माता काली का भव्य मूर्ति यहाँ पर है। इनकी पूजा अर्चना करने दूर दराज से लोग यहाँ पर किशनगंज में आते हैं। अब अमित शाह यहाँ पहली बार आ रहे हैं। आप देखिए यही काली माता का भव्य मूर्ति भी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे पूजा भी हुई है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बूढ़ी काली मंदिर पहुँचेंगे, जहाँ वो करीब 15 मिनट तक पूजा पाठ करेंगे। सारा जो साफ सफाई रंगाई उनके व्यवस्था के लिए जो भी चाहिए सब हम लोग तैयारी कर रहे हैं। करीब 15 मिनट अमित शाह यहाँ पे रुकने वाले हैं, तो माता के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ, उनका पूजा होगा, वो पूजा करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे। बूढ़ी काली मंदिर की स्थापना साल 1902 में हुई थी। इस मंदिर में मूर्ति दान की प्रथा है। यहाँ की मान्यता इतनी ज्यादा है कि मूर्ति दान अगले 20 सालों के लिए वेटिंग में है। ये पहला मौका है जब देश का कोई गृह मंत्री बूढ़ी काली मंदिर पहुंच रहा है। बात कर लेते हैं शेयर बाजार की, जो आज औंधे मुंह गिरा। बाजार की इस गिरावट से निवेशकों को 5 लाख करोड़ का चूना लग गया, तो दूसरी तरफ रुपए ने भी आज गिरावट की हैट्रिक मारी। बाजार के इस रेड अलर्ट को समझिए। एक तो सुबह सुबह डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा और शाम होते होते सेंसेक्स ने 1000 अंकों का गोता लगा दिया। नतीजा हुआ कि निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। सेंसेक्स 1020 अंक गिरकर 58,098 अंकों पर बंद हुआ है। वैश्विक मंदी के डर से विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को भारतीय बाजारों से 2500 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेच दिए, जिसका असर शुक्रवार को देखने को मिला। दुनिया भर के शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इससे पहले डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल ढीली पड़ गई। आज $1 की कीमत 81 रुपए 24 पैसे है। कल 80 रुपए 86 पैसे था, जबकि परसों $1 79 रुपए 97 पैसे का था। कल के मुकाबले आज 38 पैसे की गिरावट हुई और इतिहास में पहली बार रुपया इतना नीचे पहुंच गया। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाने का फैसला किया है। इसका असर रुपए की कीमत पर भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो विकसित देश है वहां पर भी निवेशक शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिसने रुपए की कीमत को प्रभावित किया है। इसका असर ये होगा कि विदेश में घूमना महंगा होगा, साथ ही देश में भी महंगाई बढ़ेगी। और अब वक्त हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। दिल्ली एनसीआर को लेकर उत्तर प्रदेश तक सब और पंजाब से हरियाणा तक बादल इस तरह से बरस रहे हैं जैसे पूरे मानसून सीजन में अब तक नहीं बरसे थे। मैदान से लेकर पहाड़ तक बेतहाशा बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली एनसीआर वालों ने तो बरसों बाद ऐसी बारिश देखी है जब लगातार 48 घंटे से आसमान से पानी बरस रहा है और अगले 48 घंटे भी मौसम की भविष्यवाणी यही कहती है कि पानी बरसता रहेगा। कहीं तैयार खड़ी फसल बर्बाद हो रही है तो कहीं स्कूल के स्कूल पानी में डूब गए। पहाड़ दरक रहे हैं और बर्फ के तूफान दस्तक दे रहे हैं।
भारत की बात में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नॉन स्टॉप तबाही की वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान के हर कोने से आई। साल नहीं बोल के जितनी बार बारिश होती है इतनी बार ऐसे ही होता है। स्थिति ऐसा हो गया है जो यहाँ पे कोई चलने लायक नहीं है इस रास्ते पे। चींटी की रफ्तार से रेंगती गाड़ियों का इतना लंबा रेला है कि सड़क पर इंच भर भी जगह नहीं है। गुरुवार को दिन भर हुई बारिश के बाद ही शाम होते होते गुरुग्राम की सांस ऐसी फूली कि हाईवे पर 6 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया। हालात इतने खराब थे कि 1.5 किलोमीटर का सफर 2.5 घंटे में भी तय नहीं हो पा रहा था। ये गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे से सटी सर्विस रोड का हाल है, जहां वाहन आधे डूबे हुए थे और लोग घुटने तक पानी में डूबकर रास्ता पार कर रहे थे। गुरुवार रात के बाद शुक्रवार सुबह की तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम का बेहद पॉश इलाका भी डूबा हुआ है। बारिश जब से शुरू हुई है और यहाँ की सड़क जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि गायब हो चुकी है। सड़क पे पूरा लबालब पानी जो है वो यहाँ पर भरा हुआ है। गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनके पहिए जो है इस बाढ़ में डूब चुके हैं। गुरुग्राम का सेक्टर 4 हाई प्रोफाइल इलाका है, लेकिन 10 मिनट की मूसलाधार बारिश के बाद सड़क तालाब बन चुकी थी। हालात देखते हुए कई निजी दफ्तरों में शुक्रवार के लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया। गुरुग्राम से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक बारिश में सराबोर हो चुकी है। इतनी भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में मॉनसून सीजन के हिसाब से 23% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए 23 सितंबर को भी येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद पानी से पनाह मांगता ये गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर का ऑफिस है, जिसकी दहलीज तक पहुंचने के लिए बिना भीगे नहीं जाया जा सकता। हम इस समय कार्यालय जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो पानी का स्तर है वो मेरे घुटने के आसपास पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वो नजर आ रहा होगा। पूरा परिसर जो है वो इसी तरह से जलमग्न है। कार्यालय जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर यानी कि जिले का सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति इस ऑफिस में बैठता है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर जलभराव की स्थिति है। बात तो सही है कि जिले के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कलेक्टर का दफ्तर भी डूबा है,
डीएम साहब तक अपनी अर्जी पहुंचाने वाली जनता पॉलीथीन में जूते बांधकर और पैंट ऊपर करके पानी के बीच से होते हुए पहुंच रही है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने गुरुवार शाम ही भारी बारिश की वजह से नोएडा के कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया था। टीवी स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को ध्यान से देखिए। मूसलाधार बारिश हो रही है और कमर तक 3 लोग पानी में डूबे हुए हैं। इन 3 लोगों में 2 स्कूली बच्चे हैं और बीच में मौजूद शख्स बच्चों का स्कूल बैग थामे हुए है। पानी का बहाव कितना तेज है, इसकी गवाही शरीर से टकराती धार दे रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट की हैं, जहां बच्चे बारिश के बाद उफान पर आए नाले को पार करने का जोखिम इसलिए उठा रहे हैं ताकि स्कूल पहुंच सकें। और तकलीफ जितनी दिख रही है सिर्फ उतनी नहीं है। बच्चे भीग कर स्कूल पहुंचते हैं और इसी हाल में पूरे दिन पढ़ते हैं। बालाघाट में बच्चे भीगकर स्कूल पहुंच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के आगरा में बच्चों का क्लासरूम ही बारिश की बलि चढ़ गया है। प्राइमरी स्कूल के बाहर तालाब बन चुका है, जबकि क्लासरूम के अंदर पूरा फर्नीचर बारिश में डूबकर बर्बाद हो रहा है। सैकड़ों टन बर्फ मलबा बनकर नीचे की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरें केदारनाथ धाम की हैं, जहां गुरुवार शाम को एवलांच आया था। बर्फ का ये भयानक तूफान केदारनाथ में चोराबाड़ी ग्लेशियर के पीछे आया था। साल 2013 में चोराबाड़ी झील के टूटने के बाद केदारनाथ धाम में तबाही मची थी। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में जब चोटियों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है तो दबाव बढ़ने के बाद बर्फ नीचे की तरफ खिसकने लगती है। बर्फ इतनी ताकत के साथ आती है कि रास्ते में कुछ नहीं बचता और ऐसे ही खतरनाक बर्फीले तूफान को एवलांच कहा जाता है। रात 3 बजे का वक्त था। पूरा परिवार सो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 5 दिन की बारिश के बाद मकान मलबा बनकर सोते हुए परिवार पर आ गिरा। मलबे के बीच फंसे लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। पूरा शरीर मलबे की मिट्टी में ढका है। आंखों से बहते आंसू बता रहे हैं कि कैसे एक झटके में पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। बारिश का कहर ऐसा है कि पहाड़ टूटकर रास्तों पर आ गिरे हैं। तस्वीरें शिमला के रामनगर में नेशनल हाईवे की हैं, जहां लैंडस्लाइड के बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद 2 से 3 गाड़ियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ जब दरकने लगते हैं तो अपने साथ तबाही की कैसी तस्वीरें लाते हैं, वो देखिए।
उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे। मलबा इतना ज्यादा गिरा कि पूरा रास्ता ही बंद हो गया। हो सकता है कि पहली नजर में देखकर आप न समझ पा रहे हो कि भला ये क्या है, लेकिन गौर से देखिए, ये एक आम आदमी के खून पसीने की कमाई पर बारिश का अटैक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार 24 घंटे की बारिश के बाद पार्किंग में खड़ी करीब 100 गाड़ियां जल समाधि में चली गई। बारिश ने कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसकी बानगी है ये तस्वीरें, जहां गाड़ी की छत के तौर पर सिर्फ निशान बाकी रह गया है। फिरोजाबाद में महंगी महंगी गाड़ियां जब पानी निकलने के बाद बाहर आईं तो उनकी दशा देखिए। मलबे और कीचड़ में लिपटी गाड़ियों की दुर्गति हो चुकी थी। गाड़ी मालिकों के मुताबिक पानी में डूबने की वजह से गाड़ियों का 1 लाख रुपए तक का नुकसान हो गया है। भारी बारिश के बाद फिरोजाबाद में सिर्फ पार्किंग में खड़ी गाड़ियां नहीं डूबी, घर के घर डूब गए। 24 घंटे की बारिश के बाद फिरोजाबाद में लोगों के घरों का क्या हाल है जरा देखिए। सिलेंडर पानी में तैर रहे हैं, बिस्तर डूबे हुए हैं, अपने ही आंगन में कमर तक डूबे हुए लोग अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पूरा स्कूल तालाब बन चुका है। स्कूल के 7 कमरों में पानी भरा है। ये उस यूपी का हाल है जिसने जून से अगस्त महीने के बीच 122 साल में सबसे कम बारिश देखी है। लेकिन 22 सितंबर को यूपी में एक दिन में 393% ज्यादा बारिश हो गई। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद हमीरपुर में कैसे इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए वो देखिए। रेलवे अंडरपास में पानी भरने के बाद पुलिस की जीप फंस गई। जीप में फंसे पुलिसकर्मी तैरकर बाहर निकले। कई घंटों बाद ट्रैक्टर से जीप को खींचकर बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 2 दिन की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पेड़ गिर चुके हैं, ट्रांसफार्मर जमीन छोड़ चुके हैं, कई मकान मलबे का ढेर बन चुके हैं। घंटे की तेज बारिश के बाद हरियाणा के करनाल की सड़कों पर मानो जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से आई हैं। आसमान से बरसी आफत से यहाँ सड़कें भी करा उठी हैं। मेरठ में बारिश का पानी फैक्ट्रियों के भीतर तक घुस चुका है। तो बारिश तो नहीं टाल सकते, लेकिन बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का जरूर पालन करें। भारत की बात में आज इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।